नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ इतिहास को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फराओ का श्राप। क्या सच में किसी प्राचीन राज्य की कब्र खोलने पर मौत का तांडव शुरू हो गया था, या फिर ये सब महज एक अफवाह थी? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है अप्रैल 1923 में, कायरो के एक बेहद आलीशान होटल में। एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर तड़प रहा है, तेज बुखार है, सांसें उखड़ रही हैं, और ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। लेकिन डरावनी बात उसकी मौत नहीं थी। डरावना तो वो था जो इसके ठीक बाद हुआ। सवाल ये है कि क्या वाकई एक 3000 साल पुरानी कब्र 22 लोगों की जान ले सकती है? अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। जिस वक्त उस ब्रिटिश लॉर्ड यानी लॉर्ड कार्नावान की मौत होती है ना, ठीक उसी पल पूरे कायरो शहर की बत्तियां अचानक गुल हो जाती हैं। पूरा शहर घुप अंधेरे में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी एक पालतू कुतिया सूजी अचानक जोर जोर से चीखने लगती है और देखते ही देखते दम तोड़ देती है। सच बताएं तो ये सब किसी आम इत्तेफाक जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। लोगों के अंदर जो डर था ना, उसका एक बड़ा कारण ये था कि इन्हीं लोगों ने कुछ ही महीने पहले एक 3000 साल पुरानी एक कब्र खोली थी। और ऐसी अफवाह आग की तरह फैली हुई थी कि उस कब्र के बाहर एक बेहद खौफनाक चेतावनी लिखी है। जो कोई भी इस फराओ की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। और बस इसी एक लाइन ने ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। लेकिन खैर, इस खौफनाक रात से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नवंबर 1922 की बात करते हैं। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनको फंड करने वाले लॉर्ड कार्नावान ने इस एक कब्र की तलाश में अपने 15 साल लगा दिए थे। और खर्च कितना किया? करीब 50,000 पाउंड्स, जो आज के हिसाब से करोड़ों की रकम होती है। कार्नावान ने तो साफ कह दिया था कि भाई ये आखिरी मौका है, अब फंडिंग बंद होने वाली है। कार्टर बिल्कुल निराश हो चुके थे, और तभी अचानक उन्हें रेत में एक सीढ़ी मिल गई। वैली ऑफ द किंग्स के उस सील बंद दरवाजे के पीछे से जो निकला, उसने तो जैसे पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसी 3000 साल पुरानी कब्र जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं था। अंदर 5358 बेहद कीमती चीजें मिली। 10 किलो सोने का डेथ मास्क, अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना एक खंजर, ठोस सोने का ताबूत, और हैरान करने वाली 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने वाली छड़ियां। ये सब बिल्कुल हैरातंगेज था। 26 नवंबर 1922 का वो ऐतिहासिक पल सोचिए, जब कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और मोमबत्ती की रोशनी में अंदर झांका। पीछे खड़े लॉर्ड कार्नावान से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? कार्टर के मुंह से उस वक्त सिर्फ इतना निकला, वंडरफुल, वंडरफुल। 3000 साल के घनघोर अंधेरे के बाद वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सोना चमक रहा था। पर यहां से ना चीजें अजीब होने लगती हैं। इस शानदार खोज के तुरंत बाद खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हुआ ये कि कार्टर ने एक सुनहरी कनेरी चिड़िया पाल रखी थी। एक दिन उनके असिस्टेंट ने देखा कि उस चिड़िया के पिंजरे में एक कोबरा घुसा हुआ है और चिड़िया उसके मुंह में है। अब इजिप्ट के लोगों के लिए कोबरा वहां की रॉयल्टी का एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक था। तो लोकल लोगों ने तुरंत ये मान लिया कि बस ये तो मरे हुए राजा का बदला है, श्राप अपना काम कर रहा है। और उसके बाद जो हुआ, उसने तो दुनिया भर के अखबारों की नींद ही उड़ा दी। कब्र मिलने के अगले 6 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए या वहां विजिट करने वाले करीब 22 लोगों की एक एक करके मौत होने लगी। जो भी उस कब्र के आसपास थोड़ा भी भटका, वो किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से मारा जाने लगा। डर और पैनिक इस कदर बढ़ चुका था कि उस दौर के जो सबसे शानदार दिमाग थे ना, वो भी इस श्राप को सच मानने लगे थे। शर्लॉक होम्स जैसे लॉजिकल कैरेक्टर को बनाने वाले मशहूर लेखक सर आर्थर कोनन डॉयल का नाम तो सुना होगा आपने। उन्होंने भी पब्लिक में आकर ये बयान दे दिया कि कोई बुरी आत्मा या इविल एलिमेंटल है जो इन मौतों के पीछे है। अब जब इतने बड़े लेखक ने ऐसी बात कह दी, तो आम लोगों का डरना तो पूरी तरह से लाजमी था। चलिए अब इस पॉइंट पर थोड़ा गहराई में देखते हैं कि ये मौतों की लिस्ट आखिर बढ़ कैसे रही थी। जिस रेडियोलॉजिस्ट ने उस प्राचीन मम्मी का एक्सरे किया था, वो अचानक मर गया। कब्र के सेक्रेटरी की ब्लड क्लॉट्स की वजह से जान चली गई। और जब इस सेक्रेटरी के 78 साल के पिता को यह खबर मिली, तो सदमे में उन्होंने लंदन में 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। यहां तक कि जिस इंसान ने इस शराब की थियरी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया था, आर्थर वाइगल, वो भी अचानक बुखार से चल बसा। लेकिन दोस्तों,
सबसे बड़ा झटका तो 1926 में लगा, जब टूटनखामुन की मम्मी की ऑटोप्सी की गई तो एक ऐसा दावा सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कहा गया कि मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मौजूद है जहां लॉर्ड कार्नावान को उस जानलेवा मच्छर ने काटा था। सोचिए, एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसा निशान। इस खबर के बाद तो मानो दुनिया भर के अखबारों में श्राप के अलावा कुछ बचा ही नहीं था छपने के लिए। लेकिन रुकिए, अब यहां आकर ना कहानी बिल्कुल दो अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ तो मीडिया ने ये नैरेटिव सेट कर दिया था कि भाई ये कोई बहुत ताकतवर, बदला लेने वाला फराव है जो अपनी कब्र से श्राप दे रहा है। पर दूसरी तरफ अगर हम साइंटिफिक और बायोलॉजिकल सच्चाई की बात करें तो वो कुछ और ही थी। वो फराव कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहद कमजोर और बीमार सा टीनेजर था। असल में तुतंकमन का जन्म इजिप्ट के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले वक्त में हुआ था। उसके पिता ने इजिप्ट के सारे पुराने देवताओं को खारिज करके एक नया धर्म लोगों पर थोप दिया था, जिसकी वजह से पूरे देश में तबाही मच गई थी। पिता की मौत के बाद महज 8-9 साल के इस छोटे से बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया गया ताकि वो अपने पिता के उन गलत फैसलों को पलट सके। तभी उसने अपना नाम बदलकर तुतंकमन रखा, जिसका मतलब होता है अमुन देवता की जीवित छवि। और सच बताऊं तो उसकी सेहत की हकीकत वाकई बेहद दर्दनाक थी। उस जमाने में इजिप्ट के राजघरानों में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादियां करना आम बात थी, और इसी इन ब्रीडिंग की वजह से ट्यूटांखामुन को कई जेनेटिक बीमारियां हो गई थी। उसे गंभीर क्लब फुट की बीमारी थी, यानी वो बिना किसी सहारे के चल तक नहीं सकता था। ऊपर से उसे कोलर्स डिजीज नाम की एक रेयर हड्डियों की बीमारी और मलेरिया का इन्फेक्शन भी था। अब आपको वो 130 वॉकिंग स्टिक्स याद आई? वो कोई शाहिद दिखावा नहीं था, बल्कि एक अपाहिज बच्चे की मेडिकल जरूरत थी। तो फिर वो मशहूर श्राप की चेतावनी आई कहां से, जो दुनिया भर की हेडलाइंस बन गई थी? सच तो ये है कि वो पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। बाद में कब्र के एक सिक्योरिटी गार्ड ने कबूल किया कि जब एक पत्रकार ने उससे श्राप के बारे में पूछा तो दरअसल वहां ऐसी कोई चेतावनी लिखी ही नहीं थी। पर गार्ड ने मजा लेने के लिए इनकार भी नहीं किया, बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी, और उसी एक मुस्कान और एक रिपोर्टर की खुराफाती कल्पना ने इतिहास के सबसे मशहूर श्राप को जन्म दे दिया। चलिए अब इन दावों और हकीकत को एक एक करके लॉजिकल तरीके से तोलते हैं। कैरो में बत्ती गुल होना। 1920 के दशक में कैरो के पावर ग्रिड्स वैसे ही बेहद कमजोर थे। वहां अचानक बिजली जाना रोज की बात थी। कुत्ते की मौत का क्या? देखिए, लॉर्ड कार्नावान कैरो के टाइम के हिसाब से रात 1:55 पर मरे, जो इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक आधी रात होती है, और कुतिया सुबह 4 बजे मरी। टाइम जोन का बेसिक गणित ही साफ बता देता है कि दोनों की मौत एक साथ नहीं हुई थी। और वो जानलेवा मच्छर का काटना, 1923 में पेनिसिलिन नाम की दवा तक नहीं बनी थी। उस वक्त एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था। अब आते हैं उस मम्मी के गाल पर निशान वाले दावे पर। असलियत में ये सारा बवाल अखबारों की आपसी दुश्मनी का नतीजा था। द टाइम्स न्यूज़पेपर के पास इस खोज की रिपोर्टिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स थे। अब द मॉर्निंग पोस्ट और बाकी अखबारों के पास छापने के लिए कोई सॉलिड खबर तो थी नहीं, तो उन्होंने जलन और बिजनेस कंपटीशन के चलते गाल पर निशान और श्राप जैसी झूठी अफवाहें छापना शुरू कर दिया। ये कोई पत्रकारिता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रिक थी। और तो और, जब एक्सपर्ट्स ने इस पूरी घटना से जुड़े हुए लोगों की एवरेज आयु यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का गणित निकाला तो एक बेहद हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया। जिन लोगों पर इस सो कॉल्ड श्राप का साया बताया जाता था, उनकी एवरेज उम्र 73 साल यानी 73 ईयर्स निकली। उस जमाने के हिसाब से ये उम्र बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि सच कहूं तो थोड़ी ज्यादा ही थी। कैसा श्राप भाई, जो लोगों को एक लंबी जिंदगी दे रहा था? फिर 1963 में साइंस ने इस रहस्य पर एक नई रोशनी डाली। कायरो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह पाया गया कि इन प्राचीन कब्रों में एस्परगेलस नाम की एक फंगस हजारों सालों से जिंदा थी। जब लोग उस बंद कब्र में गए तो उसी फंगस ने उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन पैदा कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इन्फेक्शन को मॉडर्न एंटीबायोटिक से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था। यानी मौतों की वजह कोई पुराना श्राप नहीं, बल्कि एक आम सी फंगस थी। इस श्राप की कहानी में आखिरी कील तो तब ठुकती है जब हम सबसे मेन लोगों की उम्र पर गौर करते हैं। जिसने कब्र को खोजा और खोला वो हावर्ड कार्टर 16 साल बाद 64 की उम्र में मरे। जिस डॉक्टर ने मम्मी की ऑटोप्सी की वो 39 साल बाद 87 की उम्र में मरे। और लॉर्ड कार्नावान की बेटी लेडी एवेलिन, जो उस कब्र में घुसने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थीं, वो 58 साल बाद 1980 में जाकर मरी। सोचिए, क्या कोई श्राप अपना असर दिखाने में इतने दशक लगा सकता है?
पता है, जब भी कोई आकर हावर्ड कार्टर से इस खतरनाक श्राप के बारे में सवाल करता था तो उनका एक ही बड़ा, सीधा और बेबाक सा जवाब होता था, भाई मैं तो अभी भी जिंदा हूं। सोचिए ना, जो इंसान इस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड था, जिसने सबसे पहले उस हजारों साल पुरानी कब्र की हवा में सांस ली थी, वो दशकों तक बिल्कुल ठीक-ठाक जिंदा रहा। कार्टर का ये एक सेंटेंस ही उन सारी अफवाहों को खोखला साबित करने के लिए काफी है। एक आखिरी बात, प्राचीन इजिप्ट में लोगों का यह मानना था कि कोई इंसान सच में तभी मरता है जब उसका नाम पूरी तरह से भुला दिया जाए। तूतनखमुन के बाद आने वाले राजाओं ने उसका नाम इतिहास के पन्नों से जानबूझकर मिटा दिया था। 3000 साल तक वो राजा बिल्कुल गुमनाम रहा। कार्टर ने उस फाराओ को मारा नहीं, बल्कि उस पर से रेत हटाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज तूतनखमुन दुनिया का सबसे मशहूर फाराओ है। तो अब यह फैसला आपको करना है, क्या फाराओं का वो श्राप सच में कोई अभिशाप था, या फिर सदियों से सोए हुए एक राजा के लिए हमेशा याद रखे जाने का एक अनोखा वरदान।